गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड। मतलब आज हमको सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का एनालिसिस करना है बाय लिमिट स्टेट मेथड। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज़ लिमिट स्टेट मेथड्स, कैसे क्या होते हैं, कैसे हमने वर्किंग स्टेट से हम कैसे लिमिट स्टेट की तरफ आए, वो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन आपको दिया था। तो जिनका भी वीडियो छूट गया है वो बैक वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। तो अभी आप वैल्यूज को देखते जाइए मैं कैसे कैसे। ये हमारी एक बीम है, ये आपको क्लियर है, ठीक। इसकी विड्थ बी है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ डी है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट में सरिये के आधे से टॉप तक की दूरी को इफेक्टिव डेप्थ हम लोग बोलते हैं, ठीक। फिर हमने ये इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाया और ये इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया है। तो स्ट्रेन डायग्राम आपको पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 होता है और नीचे की वैल्यू Fy डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002 हुई। ये कैसे होती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है आपको। अब स्ट्रेस डायग्राम पे आते हैं हम लोग। ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेस। आपको पता है कि जब सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड करते हैं तो ये कुछ दूर तक पैराबोलिक जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है स्ट्रेट लाइन। तो कहाँ तक पैराबोलिक होता है? 0.002 स्ट्रेन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है? 0.002 होती है, ठीक। और ये टॉप तक फिर सीधे जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ क्या आती है? 0.45 FC क्या आती है और यहाँ वैल्यू 0.87 FY होती है, ठीक। अब इसको एक मिनट के लिए वैल्यू भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए वैल्यू भूल जाइए कि कुछ ये कोई वैल्यू भी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कि अभी ये कुछ देर के लिए आप इस वैल्यू को भूल जाइए, ठीक। कुछ वैल्यू को भूल जाइए। अब हमने क्या कर लिया कि हमको यहाँ पे ये एक पैराबोलिक पोर्शन है, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। तो ये जितना दूर पैराबोलिक पोर्शन है इसको हमने C2 मान लिया और इसको हमने C1 मान लिया। तो ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन गया, एक पैराबोलिक पोर्शन बन गया, ठीक। हमको टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालना है और C1 और C2 को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा? C टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स बन जाएगा। तो C1 C2 कैसे निकलेगा? C1 को हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन मान लिया, C2 को हमने पैराबोलिक पोर्शन मान लिया, ठीक है। चलिए अब इस डिस्टेंस को भी हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी हालांकि मैंने इसमें लिख दिया है ये दूरी आपकी XU है, ये डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है। ये भी इसका एनालिसिस मैं नीचे आपको बताऊंगा ये वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा ABC बड़ा ट्रायंगल और एक ADE छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो हम सिमिलर ट्रायंगल से हमने सिमिलर ट्रायंगल को लॉ लगाया फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल DAE और BAC, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या हो गया हमारे? DAE और BAC। अब सिमिलर ट्रायंगल से देखिए हमने क्या लगाया, देखिए बड़े वाले ट्रायंगल की ये वैल्यू और अपन ये AB वैल्यू, यानी देखिए 0.0035 डिवाइड बाई AB, ठीक, डिवाइड बाई AB। ठीक है। अब छोटी वाली ट्रायंगल पे आते हैं DAE में। अब इसकी ये वैल्यू 0.002 अपॉन AD, मतलब सेम एंगल सेम साइड 0.002 डिवाइड बाई AD। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस AD को हम यहाँ ले गए, ठीक, और इस 0.003 को हम यहाँ लाए। नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेगा, मीटर चेंज कर दिया, इसको इधर लेगा और इसको इधर लाए। तो AD अपॉन AB ये हो गया 0.002 डिवाइड बाई 0.0035। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 4/7, ठीक। और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? AB की वैल्यू हमारी क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक AB की वैल्यू यहाँ से क्या है? XU है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 4/7 XU। यानी AD की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/7 XU। तो जब आपकी ये वैल्यू 4/7 XU आ गई तो ये वैल्यू कैसे आएगी? टोटल XU में से AD घटा देंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? XU है, माइनस 4/7 XU, तो 3/7 XU यहाँ पे आ गया आपका। अब देखिए आपको वीडियो में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये 3/7 XU और ये 4/7 XU हमारी वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। BD की वैल्यू 3/7 XU और AD की वैल्यू 4/7 XU और यहाँ से AB की वैल्यू टोटल ये XU है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा एनालिसिस कि कैसे ये वैल्यू आई है, क्योंकि इस वैल्यू का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक।
अब मैंने आपको वहाँ जैसे यहाँ पे अब C1 C2 मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये C1 और C2 बताया था। तो इस C1 C2 को हमको निकालना है कॉम्प्रेसिव फोर्स, और ये C2 ये भी कॉम्प्रेसिव फोर्स है। कॉम्प्रेसिव फोर्स किसका है? पैराबोलिक सेक्शन का है। और C1 किसका कॉम्प्रेसिव फोर्स है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का है। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स C निकल जाएगा। तो चलिए अब C1 और C2 को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर पोर्शन, आपने देखा था रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा था, तो यहाँ पे C1 हो जाएगा। ठीक, कैसे निकलेगा? C1 का जो फॉर्मूला है विड्थ ऑफ द सेक्शन इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, विड्थ ऑफ द सेक्शन इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। तो विड्थ ऑफ द सेक्शन तो आपको क्लियर है कि बी ही है। एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम देखिए, मैं आपको फिर से फिगर दिखा रहा हूं आपको, यहां देखिए इस फिगर को, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम यानी C1 का स्ट्रेस डायग्राम का ये स्ट्रेस डायग्राम का फिगर, इसका एरिया चाहिए, मतलब इतने देर का हमको एरिया चाहिए। तो ये दूरी 0.45 FCK और ये दूरी 3/7 XU। तो ये क्या हो गया? 0.4 FCK इंटू 3/7 XU। तो C1 की वैल्यू हमारे क्या आ गई? 0.12। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई? 0.1928 FCK B इंटू XU। ठीक, सेम इसी तरह C2 कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन पैराबोलिक सेक्शन C2, कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन पैराबोलिक सेक्शन C2 का सेम फॉर्मूला वही क्या होगा? विड्थ ऑफ द सेक्शन इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। तो विड्थ ऑफ द सेक्शन हमारा B होगा और एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा? इसका एरिया कैसे नहीं, मतलब इस पैराबोलिक सेक्शन का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इस पैराबोलिक सेक्शन का हमको एरिया निकालना है। तो इस पैराबोलिक सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक, 2/3। ये हाइट कितनी है? 4/7 XU इंटू 0.45 FCK। यानी पैराबोलिक का जब एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2/3 ऑफ हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितनी है? 4/7 XU और बेस कितना है? 0.45 FCK। ये क्लियर हो रहा है आपको पैराबोलिक सेक्शन? तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2/3 0.45 FCK इंटू 4/7 XU। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1714 FCK B इंटू XU। अब हमारा टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा वैल्यू आ गया 0.36 FCK B इंटू XU। ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। हमने कॉम्प्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया अपना। ठीक, अब आते हैं अपने टेंसाइल फोर्स पे। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया इंटू स्ट्रेस आप गुणा करके देखिए, आप ऐसे भी देख लीजिए। एरिया जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एरिया किस में आता है आपका? mm² या मीटर² मान लीजिए। ठीक, स्ट्रेस किस में आता है? न्यूटन पर mm²। ठीक, mm² से mm² कट गया, यहाँ बचा क्या? न्यूटन। यानी न्यूटन क्या हो गया? आपका फोर्स हो गया। ठीक, तो देखिए एरिया AST होगा और स्ट्रेस कितना होगा इस पे? 0.87 FY, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया तो शुरू में ही 0.87 FY। ठीक, ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना आता है? 0.36 FCK B इंटू XU और टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY स्ट्रेस इंटू उसमें एरिया का गुणा कर दी AST। तो ये कितना टोटल टेंसाइल फोर्स हमारा निकल गया। ठीक, हमने दो चीज अपने फिगर से निकाल ली। अब हमको मोमेंट, अब जब हम अपने एनालिसिस के अगले तरफ बढ़ेंगे तो हमको जनरली क्या होता है, जब हम बीम का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है कि बीम हमारा कितने मोमेंट को रजिस्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ों की जरूरत हमको पड़ती है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ तो इसलिए मैं पूरा आपको डिराइव करके बता रहा हूँ। आप अभी डेरिवेशन देख लीजिए, फार्मूला अगर याद रहेगा तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, वहाँ पे फार्मूले से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, या कभी कभी एनालिसिस भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कैसे ये वैल्यू आई, इसलिए मैं इसको पूरा डिराइव कर रहा हूँ आपको। तो पहला हमारा क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग XU से डिनोट करते हैं। और वहीं जब हम लोग लिमिट स्टेट पढ़ते थे तो इसको हम लोग XA से डिनोट करते थे, याद आ रहा होगा आपको। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटिंग बाय इक्वेटिंग द टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स। मतलब क्या करना है कि टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। तो अभी 2 सेकंड हमने पहले टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाला था, कितना आया था? 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स कितना आया था? 0.87 FY AST। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब हमको निकालना XU है, तो XU बराबर क्या हो जाएगा? 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B, और ये वैल्यू आपको सब नोन है।
एफ वाई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, ए एस टी क्या है, एरिया ऑफ स्टील है, एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, और बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन है। तो हमारे यहाँ क्या, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं हम अपने क्रिटिकल और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमने बीम बनाया, ये उसका स्ट्रेन डायग्राम। अभी तो ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम हो गया। ठीक, 0.0035 डिवाइड बाई एफ वाई डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002, ये आपको क्लियर होगा। ये दूरी हमने एक्सियो लिमिटिंग मांग ली, यहाँ से दूरी एक्सियो लिमिटिंग मांग ली, तो हमारी ये दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि टोटल दूरी d है। ठीक, और हमने ये आधी दूरी, ये दूरी एक्सियो, तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस एक्सियो लिमिट हो जाएंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी हमने सिमिलर ट्रायंगल को लॉ लगाया है। देखिए, एक ट्रायंगल हमारा क्या है, BAC और एक ED या DAE, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल BAC और DAE, आपको दिख रहा है। ठीक, अब देखिए, जिस ट्रायंगल की जो साइड हम लेंगे उसी का अपोजिट साइड में मिलेंगे। तो हमने पहले क्या लिया, 0.0035 ये साइड अपॉन ये साइड। ठीक है, इस ट्रायंगल का, यानी 0.0035 अपॉन एक्सियो लिमिटिंग, ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्सियो लिमिटिंग होगी, ये लिए। तो सेम क्या करेंगे, फिर इसका ये साइड लेंगे और ये दूरी लेंगे। तो ये दूरी हमने लिया FY डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002 डिवाइड बाई D माइनस एक्सियो लिमिटिंग। ठीक, अब हमने क्या किया, D माइनस एक्सियो लिमिटिंग को इधर लाया और 0.005 को इधर लाया, तो हमने इंटरचेंज किया। D माइनस एक्सियो लिमिटिंग इक्वल टू, अब 1 अपॉन, ये देखिए ये बेसिकली है क्या, 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। 1 में जब 1.15 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.87 FY डिवाइड बाई ES। ये क्या, ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, प्लस 0.002 डिवाइड बाई 0.0035, ये 0035 इधर आ गया। ठीक, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या हुआ, अगला इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ड्यू अपॉन एक्सियो लिमिटिंग हो जाएगा ये, और ये एक्सियो लिमिटिंग अपॉन एक्सियो लिमिटिंग 1 हो जाएगा, इक्वल टू, अब हमने क्या किया, 0.87 FY। ठीक, अब देखिए मैं आपको फिर पुराना इक्वेशन एक बार दिखा दे रहा हूँ। पुराना इक्वेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पुराना इक्वेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे इसका क्या कर लिया, LCM ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.00 TS, और जो डिवाइड बाई ES आएगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये यहाँ पे। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करनी है, तो सिर्फ इस इक्वेशन को देखें। ठीक, अब D अपॉन एक्सियो, इस -1 को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर +1 आ गया। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन क्या हो, 0.87 FY प्लस 0.002 ES डिवाइड बाई 0.0035 ES, ये जो LCM ES था वो नीचे आ गया। ठीक, अब +1 है, फिर LCM क्या आ जाएगा, 0.0035 ES LCM हो गया, और इधर प्लस में आ जाएगा, तो 0.87 FY प्लस 0.00 ES प्लस 0.0035 ES। ठीक, ये सब तो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा। D अपॉन एक्सियो लिमिटिंग 0.87 FY, अब ये दोनों टर्म आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.0055 ES डिवाइड बाई 0.0035 ES। ठीक, अब हम क्या किया, इक्वेशन को हमने पलट दिया, इधर भी पलट दिया और इधर भी ऊपर नीचे पलट दिया, तो एक्सियो लिमिटिंग ऊपर चले गया, D नीचे आ गया, तो उसी तरह से ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, ये पोर्शन ऊपर चला गया। ठीक, तो इक्वेशन हमारा क्या आ गया, एक्सियो लिमिटिंग बाई D इक्वल टू 0.0053 ES डिवाइड बाई 0.87 FY प्लस 0.0055 ES। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, हमने क्या की, वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू रख दी, ES की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू हमने रख दी। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये भी कई एग्जाम से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमने जहाँ पे ES हमने वैल्यू पुट की 0.0005 इंटू 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 0.87 FY प्लस 0.0055 इंटू 2 × 10⁵। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, मैंने इसे देखिए इसके आगे लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्सियो लिमिटिंग बाई जो D की वैल्यू आएगी 700 डिवाइड बाई
87FY प्लस 1100। ये इक्वेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी ग्रेड एग्जाम में दे देगा तो आप एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू को निकाल लेंगे उस ग्रेड की। जैसे यहाँ जैसे बेसिकली हमको क्या है कि 415, 250 और 500 हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं किसी न्यूमेरिकल में, तो हमको उसकी वैल्यू याद हो जाती है। जैसे सपोज दैट आपको किसी एग्जाम में पूछ दिया कि 600 ग्रेड की एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद है तो किसी भी ग्रेड के लिए आप एक्सयू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 600 आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप यहाँ पे 600 रख देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सयू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू हो जाएगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया भी है जो हम फ्रीक्वेंटली अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। क्या FE 250 के लिए FY की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, आपको पता है। तो एक्सयू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन में FY की जगह आप 250 रखिए और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह FE 415 उसके लिए FY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसको अगर 415 के लिए यहाँ पे 415 रखेंगे तो ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा। तो एक्सयू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FE 415 के लिए 0.48। इसी तरह हमने 500 के लिए निकाल के दिखाया है। 500 के लिए FY कितना होगा, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे हम 500 रख देंगे। ठीक, यहाँ हम लोग 500 रखेंगे तो एक्सयू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू 0.46 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपको ये स्टेप भी आई होप आपको ये स्टेप पूरा क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इक्वेशन को जैसे आप यहाँ पे कोई भी स्टील ऑफ ग्रेड आ गया तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। बाकी अगर ये वैल्यू आती है तो आप न्यूमेरिकल के साथ फ्रीक्वेंटली आपको ये सब वैल्यू याद हो जाएंगी। चलिए अब अगला टर्म जो हमारा आता है लीवर आर्म। हमको लीवर आर्म कैलकुलेट करना है। लीवर आर्म होता क्या है हमारा, सबसे पहले तो ये जान दें कि जहाँ पे मान लीजिए टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स का सेंट्रॉइड काम कर रहा है और टोटल टेंसाइल फोर्स का सेंट्रॉइड काम कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। तो मान लीजिए हमने माना कि ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, यहाँ से टॉप तक की दूरी XU बार हो गई, यहाँ से टॉप तक की दूरी XU बार हो गई। ठीक, और आपको पता है ये दूरी 3/7 XU थी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जैसे देखिए मानिए कॉम्प्रेसिव फोर्स C मान लीजिए हमने यहाँ लग रहा है, माना हमने कि यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने XU डैश मान ली। ठीक, आपको ये 002 पॉइंट स्ट्रेन आपको पता है कि यहाँ से इसकी हाइट 3/7 XU थी और ये 4/7 XU थी। तो हमने क्या किया, इसको y1 और y2 में डिवाइड कर लिया कि ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है इसको हमने क्या y1 मान लिया और नीचे वाले पोर्शन को हमने क्या किया, y2 मान लिया। और C और T के बीच की दूरी को हम लीवर आर्म बोलते हैं और C से टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर तक की दूरी XU डैश है। तो XU डैश किससे निकलेगा, C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये हमारा फॉर्मूला है निकालने का। ठीक, C1 अभी हमने इसके पहले स्टेप में निकाला था। C1 आपको याद होगा, इसके पहले स्टेप में हमने निकाला था 0.1, आप पीछे जाके देख सकते हैं 0.1928 B XU FC के XU इंटू FC के। C2 की वैल्यू 0.1714 B इंटू XU इंटू FC के। ये हम अब पिछले निकाल चुके। अब हमको निकालना क्या है, y1 और y2 निकालना है। y1 और y2 निकालना है हमको y1 और y2 निकालना है। अब y1 पे आते हैं। y1 देखिए एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है। ठीक, ये y1 का ये वाला पोर्शन हमारा y1 रेक्टेंगुलर पोर्शन है। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ काम करेगा, हाफ पे काम करेगा, यानी 1/3/7 XU पे, 1/2 इंटू 3/7 XU पे काम करेगा। ठीक, y2 हमारा कहाँ काम करेगा, y2 का सेंट्रॉइड, क्योंकि हमने बेस ऊपर को माना है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे पहले 3/7 XU, यहाँ से हम यहाँ चले 3/7 XU। अब इस पैराबोलिक सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ काम करेगा, 3/7 XU प्लस टोटल हाइट के 3/8 पोर्शन पे काम करता है। कितने, टोटल हाइट के 3/8 पोर्शन पे, तो 3/8 ऑफ 4/7 XU। ठीक, अब इस C1 C2 y1 y2 के वैल्यू को हम XU बार में यहाँ पुटअप कर दिया हमने। ये देखिए हमने इसको पुटअप कर दिया, डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हमने लिख दिया। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो XU डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, XU डैश की वैल्यू आएगी 0.42 XU। तो लीवर आर्म में क्या हो जाएगा, लीवर आर्म की हमारा वैल्यू था D माइनस XU डैश। तो XU डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.42 XU। तो लीवर आर्म क्या हो गया, D माइनस 0.42
एक्स यू। तो हमारा लीवर आर्म की वैल्यू आ गई डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, यानी सब अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो पहला जो केस बनेगा, मान लीजिए कि एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? एक्सयू से बड़ी हो गई। ठीक, तो सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। क्या हो जाएगा? अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों साइड से निकाल सकते हैं और दोनों का आंसर सेम आएगा। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि दोनों का आंसर क्या होगा? आपका सेम आएगा। यह आपको क्रॉस चेक करने का एग्जाम में तरीका है, अगर आपको उससे टाइम मिल गया तो आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्प्रेशन साइड से क्या होगा? कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है? 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू डी माइनस, और लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक, वही जब उसको टेंसाइल से निकालेंगे तो टेंसाइल, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो टोटल टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? 0.87 एफ वाई ए एस टी, और लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं कि सर, चलिए मैं आपको पहले आगे बता देता हूँ फिर बताता हूँ। फिर दूसरा जो केस आएगा हमारा क्या है? एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पहले केस में एक्स यू लिमिटिंग बड़ा था, अब यहाँ पे दूसरे केस में एक्स यू लिमिटिंग छोटा हो गया, यानी एक्स यू बड़ा हो गया, तो ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो जब भी ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आएगा तो केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड से निकालेंगे, टेंशन साइड से नहीं निकालते क्योंकि बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा कि जब भी ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आएगा तो केवल हम क्या करेंगे? कॉम्प्रेशन साइड से निकालेंगे। तो कॉम्प्रेशन साइड का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। कॉम्प्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग, और ब्रैकेट में लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। अब कई लोग पूछेंगे सर आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्स यू लिया है, नीचे वाले फॉर्मूले में एक्स यू लिमिटिंग लिया है। तो आपको मैं याद करने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ कि जो वैल्यू छोटी होगी, जैसे पहले केस में देखिए कि एक्स यू छोटा है तो आप एक्स यू ले लेंगे। दूसरे केस में क्या होगा? एक्स यू लिमिटिंग छोटा है तो आप एक्स यू लिमिटिंग ले लेंगे। ये आपको मैंने याद करने का तरीका बता दिया है, ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस फॉर्मूले में हमको एक्स यू लेना है और किस फॉर्मूले में एक्स यू लिमिटिंग लेना है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आता है तो हम टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकालते हैं। यहाँ भी सिर्फ आप चाहे ये फॉर्मूला निकालिए चाहे ये फॉर्मूला एग्जाम में निकालिए, दोनों से आंसर सेम आने हैं। तो आप ये भी निकाल के छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है, अगर इससे भी निकालते हैं तो भी आपका आंसर सही है। हाँ, बस अगर आपको एग्जाम में टाइम है तो अपना आप आंसर चेक कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे। बहुत माइन्यूट से डिफरेंस हो सकते हैं पॉइंट्स में आए, नहीं तो आंसर सेम आएंगे। और जब ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आएगा तो सिर्फ आप एक साइड से निकालिए, अपना आंसर छोड़ सकते हैं। आपको मैंने ये भी डाउट क्लियर कर दिया कि कहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसका फॉर्मूला देखेंगे तो लगभग सेम है, लेकिन ये आपका अंडर रिइंफोर्स्ड है, ओवर रिइंफोर्स्ड है। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एक्स यू है और यहाँ पे एक्स यू लिमिटिंग है। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि जो वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ एक्स यू लिमिटिंग छोटा, हमने एक्स यू लिमिटिंग हमने यहाँ पे रखा। हमने आपको याद करने का एक तरीका बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर अपने न्यूमेरिकल पे आएंगे, तो हो सकता है कुछ और डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। थैंक यू।